अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज का दिन भी इंतखाबी मुहिम, जलसों, रैलियों, कन्वेंशंस, पकड़ दकड़ के साथ ही हमें नजर आया। हमने देखा कि आज बड़े बड़े जलसे भी हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जमात इस्लामी का जलसा कराची में हुआ, मौलाना फजल रहमान के जलसे, और साथ ही आज तहरीक इंसाफ ने यह कह रखा था कि उनके बानी चेयरमैन की कॉल पर पूरे मुल्क में जहां जहां उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करें और रैलियां निकाली जाएं। इन रैलियों के मनाजिर सोशल मीडिया पर भी आते रहे और उसके बाद ये शिकायतें भी आती रहीं कि पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। सबसे मैं कहूँगी जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के जो है जिन्होंने मजम्मत भी की और हम भी करना चाहेंगे इसकी मजम्मत यकीनन, वो हमाद अजहर साहब के जो वालिद हैं, जो 82 साल हैं, उनकी जो अरेस्ट हुई, यानी उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, इसकी बात समझ में नहीं आती। दूसरी जानिब कराची के 3 तलवार पे हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वहाँ पर जमा हुए। जमा होने के बाद उनके और पुलिस के बीच में जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई वो आप मनाजर टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और तहरीक इंसाफ आज भी बैरिस्टर गौहर, जिन्होंने न सिर्फ मंशूर का ऐलान किया तहरीक इंसाफ के, बल्कि साथ में उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया कि हमें ना लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई और ना ही हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जा रही है। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इन तमाम मामलात को देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर का ऐलान किया। मंशूर के ऐलान में उन्होंने कहा कि हमारा जो स्लोगन है वो है शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। ये भी कहा कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम करेंगे। इसके अलावा एक कौम, एक जैसा कानून और सब होंगे बराबर, इस स्लोगन का भी उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेन किया बैरिस्टर गौहर ने। और इसके साथ साथ सेनेट के हवाले से, कौमी असम्बली के हवाले से, वज़ीर आज़म की डायरेक्ट इंतखाब के हवाले से भी उन्होंने अपने नुकात पेश किए। आज इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं सेनेटर ओन अब्बास तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, बार बार सरप्राइज़ का भी कहा जा रहा है, लेकिन जिस किस्म की रैलियों का आज इनेकाद होना था और जिस तरह की आप लोग मकबूलियत के दावेदार भी हैं कि आपकी मकबूलियत अपनी जगह इंटैक्ट भी है और बढ़ भी गई है। आज बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि 70% जो है वो लोग हमारे साथ हैं, वो एक्चुअली ग्राउंड पर नजर नहीं आती। देखिए बीबी, आपके सामने ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं मेकअप कर रहा हूँ। पिछले तकरीबन 1.5 साल से जिस किस्म का रवैया इस मुल्क में एक तहरीक इंसाफ जैसी जमात उसके लीडर के साथ रखा जा रहा है, वो किसी से छुपी बात नहीं है। इलेक्शन का ऐलान हुए 1.5 माह हो चुका है। मतलब आप देखिए किस किस चीज पे पाबंदी लगाई है। तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं हो सकता, तहरीक इंसाफ के लीडर की शक्ल नहीं दिखाई जा सकती, और तो और उसका ऑडियो बयान भी जारी करके नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के झंडे पे पाबंदी, तहरीक इंसाफ के जलसों पे पाबंदी, उनकी रैली पे पाबंदी। आज के दिन जब खान साहब ने कहा था रैली निकालने के हवाले से, मैं तो हैरान हूं, भाई आप इस तरह क्यों नहीं करते? आप हमारी सोचों पे पाबंदी लगा दें। पंजाब में जिस तरीके से लोग निकले, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। जिस किस्म का खौफ का आलम इस वक्त पंजाब में है पड़ा, यकीन जानिए लोग घरों से नमाजें पढ़ के निकले हैं कि पता नहीं शाम को हमारे बच्चे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आज जो शख्स अपनी आजादी, हक रायदही के लिए बाहर जा रहा था कि मैं जाके सिर्फ इस इलेक्शन के माहौल में मैं अपनी इमरान खान से सॉलिडेरिटी दिखा सकूं, वो इस खौफ में था कि रात को अपने घर जाएगा। मैं आपको भावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, डेरा गाजी खान, इवन की मुल्तान की वीडियो दिखाऊं, यानी कि इतने लोग नहीं जितनी पुलिस सड़कों पर। भाई खौफ किस चीज का है? आखिर इस वक्त इलेक्शन में लोग अगर रैली नहीं निकालेंगे, लोग तकरीरें नहीं करेंगे, लोग अपना मंशूर पेश नहीं करेंगे, लोग लोगों के पास जाके दस्तक नहीं देंगे, तो फिर इस इलेक्शन का फायदा किस चीज का? आप ये देखिए, इस्लामाबाद में 144 नाफिज कर दी। भाई इलेक्शन में 144, कल वो क्वेटा में वो जो आपके वजीर साहब में भी नाफिज कर दी गई, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पिछले हफ्ते पंजाब में की गई। 2 हफ्ते के लिए 144, यानी कि कोई रैली नहीं, कोई जलसा नहीं, कुछ नहीं, कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकती। भाई अगर इलेक्शन में रैलीज नहीं निकलेंगी तो फिर आप इलेक्शन खत्म कर दें। आपने इतना बड़ा टोपी ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, अब एक चीज है सेनेटर साहब, देखिए आप लोगों की शिकायतें जो भी हैं वो आप टेलीविजन पर आकर बयान करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इलेक्शन कमीशन से कहा, लेकिन देखिए हर चीज का एक तरीकाकार वजह किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन में जाकर पुरानी बात छोड़ देते हैं कि जो आज बैरिस्टर साहब ने भी कही कि हम मिले थे, उन्होंने ये हमें यकीन दहानी कराई थी, बट एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स 8 फेब, जो मसाइल आपके हैं आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ जाना चाहिए बाज़ाब्ता तौर पर।
फिर भी आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट पे थे और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा हाल हुआ है उसके बाद हम किसी जगह जाने जोगे नहीं। वेरी फ्रैंकली पूरा का पूरा सिस्टम जकड़ा पड़ा। हम कौन सा दस्तक जाके खटकाएं, हम किधर जाके आवाज अपनी तकलीफ बयान करें। हमें इस बात की हमारे पास सिर्फ एक दस्तक है और वो है अवाम का। हम अवाम के दरवाजे पे जाना चाहते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारा मुकदमा लड़ें। अगर अवाम समझते हैं कि वाकई इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है तो हमने अपना मुकदमा रब के बाद अपने अवाम पे छोड़ दिया। अब कल साइफर का केस जो चल रहा था, यानी कि आप मुकद्दर चेक करें, साइफर के मुकदमे में इतना हैवी केस है, यानी कि इट्स एलिगेशन अगेंस्ट एक प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और एक फॉरेन मिनिस्टर पे, आपने उसको वकील ही फराहम नहीं किया और सरकारी वकील कह रहे जी मैं आपका वकील हूं और एंड पे वकील कहेगा क्योंकि इमरान खान गिल्टी इसलिए मैं मानता हूं आप इसको सजा दें। लेकिन उससे कबल की बात भी बताए ना, ये क्यों दिए गए? क्योंकि बार बार कहा गया कि हम आ जाते हैं, अदालत लग जाती है वक्त पर, आपके वकील आते नहीं, आप तारीख पे तारीख लिए जाते हैं। तो ये वही सब कुछ हो रहा है जो आपको याद होगा। आप एक सेकंड, आपको याद होगा तोशाखाना केस में भी यही हुआ था। ख्वाजा हारिस साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अभी नहीं पहुंचे, और किस तरह से। तो आप लोगों ने वकील सही करने हैं ना फिर, क्यों जो वक्त पर आ भी जाए और पेश भी हो। थोड़ी सी करेक्शन कर लूं। एक होता है रूटीन का केस, ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसके ऊपर पूरी कौम फंसी हुई है और कौम जनाब इसी बात पर आई। रूटीन के केस होते हैं, आज पेशी डली है, हफ्ते बाद दोबारा पेशी डलेगी, 10 दिन बाद फिर पेशी, गवाह आएंगे, एक प्रोसेस चल रहा था। अगर आप डेली पेशी डालना शुरू कर दें, आज भी पेशी है, कल दोपहर को है, कल रात को भी पेशी है, परसों सुबह 7 बजे, यानी कि आपने एक ऑटो रोबोट पे एक सिस्टम चला दिया है और आपने फैसला कर लिया है कि आपने एक शख्स को लाजमी मुल्जिम करार देना है, तो फिर उसमें वकील कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अगर पूरा जज साहब जहन बना के बैठे हैं कि मैं सुबह 7 बजे भी पेशी बनाऊंगा, दोपहर को 2 बजे भी लगा लूंगा, कल सुबह 8 बजे भी, यानी ये कोई मजाक है? आपने अपना इतना सिस्टम को इस ऑटो रोबोट पे चला के उसको फिक्स करना है, तो फिर वकील का जरूरत नहीं है, फिर आप सरकारी वकील हैं जो नहीं, मेरी एक बात सुने। वो जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा है कि फौरी तौर पर पेशियां हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी काउंसिल को तो वहां होना है टू रिप्रेजेंट यू। अब खैर बहरहाल साइफर से जरा थोड़ा आगे चले। देखें, एक अदालत में केस चलेगा, अगर मेरा वकील ही नहीं आएगा तो मुझे कैसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ अदालत जो है कोई इंसाफ कर सकती है? ना जज साहब के पास कोई और का काम है और ना वे पूरा वो जो जितने उनकी वो सिस्टम कर रहा है उनके पास कोई काम के दिन में 2 पेशी भी लगा ली, कोई हर्ज नहीं है। वकील की अपने मामलात होते हैं। ऐसा कौन सा अच्छा वकील है? ख्वाजा हारिस साहब का आप नाम लिया या अली जफर साहब का नाम लिया, मतलब दुनिया में उनके पास और भी काम है कि दिन में 2 पेशी अटेंड करने के लिए आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हमारी पेशी पे भी जाना है, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट भी जाना होता है, मतलब वहां भी तहरीक इंसाफ रिप्रेजेंट हो रही होती है। सो कहीं अगर ये कहा जाता है कि जी वकील साहब कल नहीं और परसों आ सकते हैं, तो आप सरकारी वकील हवाले कर दिया, ये सरकारी वकील तुम्हारे हवाले, हाँ अलबत्ता ये तुम्हारे खिलाफ जाके जितने शवाहिद देगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट रिमेन्स, आपने एक सही, योर पॉइंट इज टेकन, योर पॉइंट इज टेकन। आप अग्रीव्ड हैं, आप कहते हैं कि इस केस के हवाले से वो जो आपको फोरम प्रोवाइड करना है, जो टाइम प्रोवाइड करना है, वो आपको नहीं दिया जा रहा। अब आते हैं ज़रा इन इलेक्शंस की जानिब। आप कहते हैं कि खौफ के बावजूद फिर भी नमाजें पढ़ के लोग बाहर आज निकले रैलियों में। देखिए 8 फरवरी को तो आप दावेदार हैं कि एक ऐसा सरप्राइज़ देकर दिखाएंगे। आप समझते हैं कि 8 फरवरी को ये सरप्राइज़ आप लोग दे सकेंगे? अच्छा, 8 फरवरी का जो सरप्राइज है बीबी, वो तहरीक इंसाफ नहीं देगी, वो पाकिस्तान की आवाम देगी। वो पाकिस्तान का वो बच्चा वो शख्स जो समझता है कि वाकई इमरान खान साहब अपनी जात की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ रहा, वो आज जिस जेल में जो कैद और सोबत की बर्दाश्त कर रहे हैं वो किसी भी तौर पर उसकी जात की जंग नहीं है, वो मेरी और मेरे बच्चों की जंग और इस पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। अगर हर वो पाकिस्तानी जो समझता है कि उसकी तमाम तकलीफ, यकीन करें जिस किस्म के मामला, अब वो जो निकाह वाला केस है, जिस किस्म के मामला उनको फेस करने पड़ रहे हैं, अल्लाह माफ करे कोई आम शख्स से बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो हिम्मत के साथ पढ़ा है क्योंकि उसको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की आवाम को इसका बेनिफिट होगा। अच्छा सेनेटर साहब ये तो बताएं ना, वो कॉम्प्रोमाइज आप कहते हैं नहीं कर रहे, लेकिन आपके अपने लोग तो छोड़कर जा रहे हैं ना सेनेटर साहब, क्या सेनेटर अब्रो नहीं चले गए? पाकिस्तान में जो शख्स यहाँ पे रहता है ना, जिस किस्म की
माहौल में यहाँ पे रह रहा है, आप लोगों को उस पर मूर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। 8 फरवरी वाले दिन मैं आपको क्लैरिटी से कह दूं, 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है, क्या वो समझते हैं कि इमरान खान गलत कर रहा है या उसने ठीक किया। ये 8 फरवरी को फैसला होगा, लोग नहीं निकलते, हम मान जाएं 8 फरवरी जिस हमसे दिन गलतियां चले, और, जिस और दिन अगर होगा, उस दिन लेकिन निकल आते हैं, मैं आयु आपको से एक चीज बता, नहीं, मुझे मेरे इस बात का जवाब दे। शेर और तीर के अलावा, शेर और तीर के अलावा जो शख्स पाकिस्तान में जीतेगा वो इमरान खान के नजरिए पे जीतेगा। अब 9 फरवरी को उस शख्स के साथ क्या होता है ये मैं आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। But are you saying, Senator साहब, Senators have come to this, are you saying कि Senator अबड़ो अगर चले गए तो उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती थी? अच्छा, उनको शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, 7 दिन में उन्होंने अपना जवाब दाखिल करना है। विल गेट टू नो द थिंग्स। अभी तक हमारे पास डिटेल्स नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक सिटिंग सेनेटर जिसके अभी 3 साल की टर्म बकाया है उसको अचानक सखर में एक पार्टी के एमएनए के सामने सरेंडर करना पड़ गया। डिटेल्स जब आएंगी तब पता चल जाएगा पार्टी ने शो कॉज। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि पाकिस्तान में जितने आजाद लोग इस वक्त लड़ रहे हैं, अब सारे, क्या वो सारे के सारे अगले दिन अप फॉर सेल होंगे? ये पाकिस्तान में फैसला होना है 8 फरवरी की रात को और 9 की सुबह को। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और मेरी पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी की रात को पाकिस्तान में कम से कम 150-200 सीटें एमएनए जो है ना वो इंडिपेंडेंट इमरान खान के नजरिए पे जीतेंगे। और 9 की सुबह इंशाल्लाह वो तमाम के तमाम लोग अपनी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी करेंगे। अब उन लोगों के साथ क्या आता है वो आप तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको साथ होंगे, मैं क्या प्रेडिक्ट उनके साथ क्या हुआ होगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे भी चल रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, बार बार ये जिक्र आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, मियाँ साहब भी कहते हैं कि हमें सादा अक्सरियत दो ताकि गवर्नेंस के मसाइल ना हो। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल कर सकेगी, गिवन द फैक्ट कि आप ही के सूबे में यानी पंजाब में इस वक्त बहुत सारी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी हैं हिमायत याफ्ता, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, फिर वो जिनके साथ आपने सीट एडजस्टमेंट्स की हैं, जाहिर है वो भी आपको साथ लेकर चलना होंगे। देखिए, गैब का इल्म जो है वो तो अल्लाह ताला के पास है। हमारी ये कोशिश है और हमारी इस कोशिश की जो है वो कामयाबी की हमें काफी कभी उम्मीद है उन हालात को देखते हुए जो कि हालात इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। सर्वे रिपोर्ट्स भी हैं, उसके अलावा डिफरेंट मीडिया असेसमेंट्स भी हैं। अच्छा, लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि कोलिशन गवर्नमेंट मुल्क को दरपेश मसाइल में अपना किरदार अदा करने से कसर रहे। ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अपनी मेजॉरिटी, अपना वोट हो और वो आके पूरी मेहनत से जो है वो काम करे, तो 1-2 साल लगेंगे कि पाकिस्तान को इस भंवर से, इस मुश्किल सूरत हाल से जो है वो निकाला जा सके। अच्छा राना साहब, क्योंकि एक कोएलिशन गवर्नमेंट का आप लोगों को ये एक्सपीरियंस अभी हाल ही में हुआ है, 16 माह की जो हुकूमत थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इलेक्शन कैंपेन में की हद तक कम से कम लफ्जी सारी जो गोलाबारी है वो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ पर है। तो क्या वाकई वो मामलात सही नहीं थे या ये सिर्फ इलेक्शन का माहौल है? देखिए, है तो ये इलेक्शन का माहौल। हम जो सियासी जमातें हैं मासवाए उस एक जमात के जिसने इस मुल्क को अपनी ऐसी ही हरकतों और ऐसी ही एक कितना सोची मुल्क को तबाही के दहाने पे लाग किया। बाकी कोई भी सियासी जमात जो है वो सियासी इख्तलाफ और सियासी मुखालफत को दुश्मनी के रंग में नहीं देखना चाहिए। तो है तो ये इलेक्शन का माहौल ही, लेकिन पोजिशन गवर्नमेंट जो है किसी पे कोई इल्जाम नहीं करता है। मैं ये कहूँगा कि वो इंतहाई कमजोर हुकूमत होती है और इन पहाड़ नमा मसाइल को पोजिशन गवर्नमेंट जो है वो हल नहीं कर सकेगी। सही। राना साहब, अगर कोई ऐसी सूरत हाल, क्योंकि आपने कहा ना गैब का इल्म तो जाहिर है सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है, लेकिन कोई सूरत हाल ऐसी बनी कि कोएलिशन गवर्नमेंट में
ये चॉइस दी जाए तो पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के रवाबित हो सकते हैं, बना सकते हैं दोबारा? जी, हम तो हर किसी के साथ रवाबत रखने को, बल्कि हमारा तो नारा ये है कि भले हमारे पास अक्सरियत अल्लाह ताला के फजल से होगी इंशाअल्लाह, इसको आराम में है, सब मिल के इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा, ये किसी एक के बस का रोक, इसलिए हम तो सबको साथ लेके चलेंगे। राना साहब, अब एक इस इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में जो लोग लड़ रहे हैं और बड़ी तादाद है और जाहिर है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं, क्या आप भी समझते हैं कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा, जैसे कि खुद बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं? ये सारे ये कोई आजाद नहीं है, ये तो सिर्फ दो नंबरी है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। आप अपने यकीनन जलसों में हैं और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप जरा तज्जिया भी करवा लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास साहब, सीनियर तज्जिया निगार, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबरा जवानाने पाकिस्तान। आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। अगर यहाँ से किया जाए कि 2018 के इलेक्शन जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मैनेज किए गए, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को ज़बरदस्ती लाया गया, सीटें ली गई और ये सारा जोड़ तोड़ की सियासत की गई, उसमें और 2024 का जो अब तक के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई फ़र्क आपको नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि 2018 के इलेक्शन को क्यों उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं कि उनको मैनेज किया गया। उसकी वजह यह थी कि मुल्क में जो दो पार्टी चल रही थी वो परफॉर्म नहीं कर रही थी अवाम की उमंगों के मुताबिक, और करप्शन जो था वो भी ज़ाहिर है अरूज के ऊपर थी। तो तीसरी पार्टी को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी कोशिश थी जिसके अंदर मेरे ख्याल में जिस तरीके से एक पूरी जिसको कहते हैं आपको सोच विचार करके शायद उस अंदाज में न किया गया। नतीजा ये हुआ कि वो जो हमारा तजुर्बा था वो बहुत ही कामयाब, बल्कि तो एक दूसरी तरफ है, बल्कि वो नाकाम भी हुआ और वो उल्टा गले पड़ गया। इसलिए जो अभी जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में जो एक तरफ तो मुस्लिम लीग है या दीगर पार्टियां हैं जिनके ऊपर कई ऐसे केसेस थे जिनको अगर टेक्निकली बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थे, और फिर उस वक्त की हुकूमत वक्त ने जो पीटीआई की थी उन्होंने जो वो केस बनाए वो बहुत ही कमजोर बनाए, और शहजाद अकबर साहब और दीगर जो लोग थे उन्होंने शायद अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल नहीं किया। लेकिन आज के दौर के अंदर जब ये एक पार्टी को आदत लग गई थी कि वो उनको एक खास जिसको कहते हैं लाडले का नाम दिया गया या जो भी है, या उनको खास फेवर्स दिए गए, अब जब उनको वो खास फेवर्स नहीं मिल रहे तो वो दूसरों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं जनाब हम बिल्कुल जो है वो ये 2018 की रेपिटेशन है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है यकीनन मुस्लिम लीग नवाज के मुतल्लिक बहुत सारी बातें आ रही हैं और कुछ चीजें हमने देखी भी, जैसे अदालत ने उनको हर चीज के अंदर बरियल उनका दे दिया। इसी तरीके से जो उनको एयरपोर्ट के ऊपर जब वो आए तो उनका अदालत ने जाके वहां हाजिरी लगवा ली। तो ये सारी चीजें थी जो कयास आराई के नतीजे के अंदर नजर आई, लेकिन इनमें मुमासलत उस तरह से नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन का आंसर जरूर मौजूद है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह है कि एक तरफ जो है वो ऐसी जमात हमें नजर आ रही है जो कि बहुत ही सख्त, अभी जो हालिया आज के ही दिन में आप देखें कि जिस तरीके से अमेरिका के साथ जो है वो बातचीत की जा रही है और वहां पाकिस्तान के खिलाफ एक तशहीर जो है वो की जा रही है, जो उससे पहले अंदलीब अब्बास साहिबा और शीरीन मजारी साहिबा ने जिस तरीके से बाकायदा यूनाइटेड नेशन को और दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को खतूत लिखे, वो मेरे ख्याल में काफी जो है वो कोई अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इससे पहले कि मैं जवाब देने के बजाय मैं चाहूंगी कि अमीर अब्बास इसके ऊपर जवाब दें। इन्होंने खुद कहा कि एक प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया था वो नाकाम रहा, फिर गले पड़ गया, और आज जो कुछ हम देख रहे हैं इस इंतखाबी माहौल में, नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के बाद ममासलत कोई नहीं है। कॉम्पनसेशन शायद प्रोवाइड जरूर की जा रही हो लेकिन ममासलत नहीं है। आप भी इसी तरह देख रहे हैं अमीर इसको? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2018 और 2024, या हैं बहुत सारे डिफरेंसेस? जी बहुत शुक्रिया नादिया। वाकई कोई मुमासलत नहीं है 2018 और 2024 में, और वाकई बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो 2018 में हुआ था उसमें कुछ शर्म थी,
उसमें कोई भरम रखा गया था, उसमें कुछ लिहाज रखा गया था। गलत तो उस वक्त भी बहुत हुआ था, लेकिन जो 2024 में, 2023 में और 2022 अप्रैल के बाद से शुरू हुआ, इसमें ना कोई शर्म रखा जा रहा, ना कोई लिहाज रखा जा रहा है, ना कोई भरम रखा जा रहा। देखिए, एक बुराई होती है जो घर की चार दीवारी के अंदर होती है, होती तो वो भी बुराई है, उसको अच्छाई तो नहीं आप कह सकते। लेकिन एक बुराई वो होती है जो सीने पर हाथ मार के दीदा दलेरी से बाहर चौक चौराही में शुरू कर दी जाए, है तो वो भी बुराई, लेकिन वो बुराई इंतहा की बुराई होती है। उसके बाद फिर मुआशरे में भरम खत्म हो जाता है, फिर तकद्दुस खत्म हो जाता है। 2018 में आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया, 2008 का भी कवर किया, 2013 का भी कवर किया, 2002 का भी कवर किया। बिल्कुल, यह हमने नहीं देखा कि एक शख्स को जमानत मिली हो और वो अभी वो बाहर अभी निकल रहा हो कि पुलिस बाहर खड़ी हो और उसको फिर पकड़ ले किसी और केस में, वो दूसरे केस में जमानत ले, उसको तीसरे केस में पकड़ लिया जाए। लोगों को 8-8, 10-10 बार पकड़ा गया। शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिली, इमरान खान के दौर में जमानत लेके कपड़े झाड़ते हुए बाहर आ गए, डट के सियासत की इमरान खान के खिलाफ, पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसी की तैसी की इमरान खान, उनका राइट था, ऑपोजिशन थी, बिल्कुल करना चाहिए था। आसिफ जरदारी को, फरियाल तालपुर को जमानत मिली, बाहर आ गए, डट के सियासत की इमरान खान के खिलाफ। इतनी सियासत की कि इत्तेहाद बना के उसके लोगों को तोड़ के उसको निकाल कर सुकून से बैठे। यह तो हमने नहीं देखा था कि एक बंदे को जमानत मिली हो, उसको फिर पकड़ ले, फिर जमानत, फिर पकड़ ले, फिर जमानत, फिर पकड़ ले। कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलता हमें 2018 में और 18 से लेकर 22 तक जिसको गायब कर दिया जाए 1.5-2 महीने के लिए, और फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसके चेहरे के आसार बता रहे हो कि वो नहीं करना चाहता था लेकिन उसको करनी पड़ रही है, और वो आके कहे कि भाई बाप, ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं ना सियासत करूंगा ना मैं इस शख्स के साथ खड़ा होऊंगा। सही, ये तो नहीं हुआ था 18 में, ये तो नहीं हुआ था 18 में कि नून लीग के कागजात नामजदगी छीन लिए जाए, ये तो नहीं हुआ था। ये तो नहीं हुआ था 18 में, 13 में, मैं 2002 जो कि किंग्स पार्टी का इलेक्शन था, ऊपर एक डिक्टेटर बैठा हुआ था परवेज मुशर्रफ, क्वाफ लीग को जितवाना चाहता था। मैं 2002 के किरदार जिंदा है, आज भी कुछ किरदार जिंदा है। अगर वो किरदार हिम्मत करें और वो आके बैठे आपके प्रोग्राम में, वो बताएं आपको कि ये काम तो 2002 में भी नहीं हुआ था, जब ऊपर डिक्टेटर था। मीडिया तो 2003 में आया था नादिया, आपको याद हो? उससे पहले तो मीडिया भी आजाद नहीं था, सिर्फ पीटीवी था। बिल्कुल, कोई डर नहीं था डिक्टेटर के ऊपर। वो डिक्टेटर भी, उसके दौर में भी इलेक्शन इस तरह से नहीं हुए थे जैसे आज हो रहे हैं। तो फिर तो ये उसने भी धांधली की थी। बिल्कुल अमीर अब्बास, यहां पर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अमीर अब्बास और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इसमें किसी भी चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, और कहने का मकसद ये है कि इंतखाबात की लेजिटिमेसी पर सवालात हैं। कहने का मकसद ये है कि वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट है हमारे यहाँ, उसमें जिद्दत आई, और जिद्दत इस तरह से आ रही है कि बड़े ब्लेटेंटली काम करते हुए अब नजर आ रहे हैं। मैंने सारा अमीर अब्बास भाई को नहीं, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन मैं बहरहाल आई एम नॉट स्पोक्समैन फॉर एनीवन, लेकिन 2018 के इंतखाबात में अदलिया का झुकाव भी ऐसा नहीं नजर आया। गुड टू सी यू भी नहीं कहा गया। कभी रजिस्टर जाके जो है गाड़ी के अंदर हाजिरी के लिए नहीं लगवाए गए। कभी जो है वो इसी तरीके से प्रोटोकॉल के साथ जो है मर्सिडीज गाड़ियों के काफिलों के अंदर अदालत नहीं बुलाया गया। कभी उनको सरकारी गेस्ट हाउस में दीगर दोस्तों अहबाब के साथ जो है बुला के बिठाया भी नहीं गया। कभी इस तरीके से ये नहीं कहा गया कि मियां नवाज शरीफ या जरदारी के लिए देसी घी में मुर्गे पक रहे हैं या नहीं पक रहे। कभी उनको एक्सरसाइज मशीन जो है फराम की गई या नहीं की गई। कभी जो है वो बंदयाल साहब की सासू माँ जो थी, वो उनकी ऑडियोज भी नहीं आई थी। फिर कभी जो है वो उनकी भी वीडियोस नहीं आई थी, जो जाके कह रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कि आओ जो है वो जिना हाउस के ऊपर चलते हैं और वहां मिल के इकट्ठे चलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना,
ये भी 2018 के अंदर कभी देखी नहीं गई थी। कभी किसी ने GHQ पे हमला नहीं देखा था, कभी किसी ने जो है MM आलम का जहाज जलते नहीं देखा था, कभी किसी ने जो है वो जिन्ना हाउस को जलते नहीं देखा था, कभी किसी ने पाकिस्तान के शोहदा की बेतौकीरी नहीं देखी थी, उनके मुजस्मों को जो है वो जलाना और तोड़ना नहीं देखा था, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जलते नहीं देखी थी। आपकी बात बजा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, लेकिन इस बात का जवाब दें, ये बिल्कुल नहीं देखा था, ये नहीं होना चाहिए था, इसकी मजम्मत होती है। लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है कि अगर एक कानून है, एक तरीकाकार है कि किसी को अगर जमानत मिले, क्या उसको दोबारा हिरासत में लेना बजा है? क्या इलेक्शंस के दौरान दफा 144 का निफाज दुरुस्त है सिर्फ इसलिए कि जब तहरीक इंसाफ ये कह दे कि उन्होंने रैली निकालनी है? क्या ये दुरुस्त है कि लोगों के कागजात नामजदगी छीने जाएं? ये बता दीजिए। अगर दुरुस्त है तो हम आगे चलते हैं और फिर कमेंट करवाते हैं आपसे। देखें, जहां तक टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन के मुहिम के ऊपर 144 लगाना, मेरे ख्याल में ये हमें भी अफेक्ट किया है। ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, और ये खास तौर पे बलूचिस्तान में आज भी हमारी रैली थी, जलसा था, लेकिन हम नहीं कर सक रहे क्योंकि वहां दफा 144 का निफाज हो चुका है। KP के अंदर जो है वो अगले जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो लगा दिया गया। तो यानी कि मुश्किलात है, ये गलत है। लेकिन जहां तक अगर आप एक केस के अंदर किसी को जो है जमानत मिलती है और उसको दूसरे केस में पकड़ा जाता है, तो ये एक अलहदा केस है, क्योंकि ये केस टू केस वेरीफाई कर रहा है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि किसी के नामजदगी के कागजात जो हैं वो जबरदस्ती छीन लेना, मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन हमें उसकी वजूहात को जानना और समझना बड़ा जरूरी है कि वो कागजात क्या, हम असल बात यह है कि हम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बुरी तरीके से शिकार हो रहे हैं। ये भी एक रियलिटी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हर चीज बताई जा रही है वो सच्चाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो तहकीक करके सोशल मीडिया के हवाले से हमें जो है वो देखना भी पड़ेगा। कई ऐसी फेक वीडियोस हैं जो कि अभी हालिया आप PTI के लीडर के हवाले से एक वीडियो देखें जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उनके मुतल्लिक जो है वो एक बिल्कुल मनगढ़ंत बात जो है वो सामने आई है। तो क्या उसको मैं दुरुस्त कह दूं तो मैं वो गलत कहता हूं। सोशल मीडिया की तो बात मैं कर ही नहीं रही, मैं तो बात कर रही हूँ जो ग्राउंड पे इस वक्त इंतखाबात के अंदर हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत चीजें फेक होती हैं, ये सबको पता है। तहकीक करना हम सबका काम है, उसी के बाद हम जाहिर है आप तक कोई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो लेजिटिमेसी है उस पर सवालात उठेंगे। अमीर अब्बास ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब इस तमाम चीजों के बैकड्रॉप में जो इस वक्त नजर आ रहा है, जाहिर है उनकी हरीफ जमात है तहरीक इंसाफ, अब वो जलसे बड़े शद्दोमत के साथ करते नजर आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात के बाद अगर ये कंफर्टेबल पोजीशन हासिल कर लेती है नून लीग, तो ये क्या फ्रीली गवर्नेंस कर सकेगी या इस पर भी बहुत सारी कदगने होंगी? नादिया, एक तो हम बतौर मेहमान मैं आपके पास बैठूं या बतौर मेजबान अपने चैनल पे बैठूं, चंद महीनों से हम ये देख रहे हैं कि हर टीवी प्रोग्राम में दो बुराइयों में बहस हो रही है कि ये बुराई ज्यादा अच्छी है और वो बुराई कम अच्छी है। क्या इंटेलिजेंसिया ये मास मीडिया पे बैठ के वो किसी भी आपके किरदार में बैठा हो या मेरे और अब्दुल्ला साहब के किरदार में बतौर मेहमान या एक ओपिनियन मेकर के तौर पे बैठा हो, क्या इंटेलिजेंसिया का काम बुराई को बुराई कह के ये कहना है कि ये बहुत बुराइयां हो गई भाई छोड़ दो अब? ये क्या आर्गुमेंट होकर मैं ये दूं कि नहीं पहले बहुत गंदा था और आज गंदा कम है, या आज ज्यादा गंदा है और पहले कम गंदा था? ओ भाई मैं पहले भी गंदा था, मैं आज और मकरू और गलीज हो रहा हूं। ये मुझे ना पहले अच्छा साबित करे ना मुझे आज अच्छा साबित करे। मैं ये देख रहा हूं कि मैं नोज डाइव जा रहा हूं। एक स्नोबॉल इफेक्ट है इस मुल्क में, जो लुढ़कता लुढ़कता बड़ा गोला बन रहा है, जैसे एवरलॉन्च आती है, वो बस्तियों को उजाड़ देता है, तबाह कर देता है वो बर्फ का गोला। ये कौन सी बहस होगी जो मैं करूंगा बैठ के या कोई और करे कि भाई वो गंदा था ये अच्छा है, ये गंदा, भाई वो भी गंद था ये महागंद हो रहा है। नहीं तो दुरुस्त कैसे होगा अमीर? दुरुस्त कैसे होगा? दुरुस्त कैसे? वो ये नहीं होगा नादिया उस वक्त तक दुरुस्त जब मैं ये साबित करूं बैठ के कि वो अच्छा था ये अच्छा है या ये बुरा है वो। जब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भी गंद हो रहा था आज भी गंद हो रहा है,
जब उस गंद को मैं अनकंडीशनली कहूंगा गैर मशरूत के वो गंद था, और आज भी जो गंद है ये गैर मशरूत अनकंडीशनली गंद है। आप मुझसे पूछे कि आखिर आज गंद हो रहा है, मैं कहूं नहीं, फला भी गंद था, फला भी गंद था। आप मुझसे पूछे यार नहीं वो माजी में गंद था, मैं कहूं नहीं वो तो अच्छा था, ये बुरा, ऐसा नहीं। ये जब हम करेंगे बैठ के तो फिर कहां से हम एक जस्ट ओपिनियन मेकिंग कैसे करेंगे? राइट। हम कौम के अंदर शऊर और उसके अंदर बेदारी कैसे पैदा करेंगे? हमने कौम को बताना है कि भाई जहां पर भी आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो, आईन, कानून, जमहूरियत, यूनिवर्सल वैल्यूज तोड़ी जा रही हो, तो वहां आपने कहना है ये गलत हो रहा है, चाहे आपके अपने पसंदीदा के साथ ही क्यों ना हो रहा हो। सही। हमें इसको खुदारा इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करे। इमरान खान अंदर पड़ा हुआ है, उसको लटका दे भाई, उसको लटका दे खुदा के लिए, लेकिन ट्रुथ को खत्म मत करें इस मुल्क से, बुराई को जस्टिफाई मत करें। भाई मैं तो कहता हूं खुदा के लिए उसको जाए मीनारे पाकिस्तान पे लटका दे, हमारी जान छुड़वा दे उस शख्स से। अगर उस शख्स की वजह से इस मुल्क में हमने बुराई को जस्टिफाई करना है तो उसको लटका दे। जब वो खत्म हो जाएगा फिर तो हम बुराई को बुराई कह सकेंगे ना, हम कब कहेंगे बुराई को बुराई। अमीर अब्बास, यहां पर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अमीर अब्बास और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। देखिए ये वही बात है कि पहले एक अनाउंसमेंट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि हमने सबक सीख लिया है, हम पॉलिटिकल हो गए हैं और माजी की गलतियां जो हैं ज़ाहिर माजी से सीखी गई हैं। लेकिन ये बात जो अमीर कर रहे हैं और जो आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि चीज़ें अगर इसी तरह से आगे चलती रहीं तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कभी प्रोग्रेस कर सकेगा? आपने खुद अपनी इब्तिदा में कहा कि 2 पार्टियां जो सही नहीं थी, इसलिए तीसरा एक तजुर्बा आया, फिर वो नाकाम साबित हुआ और गले पड़ गया। तो ये कब तक हम तजुर्बे करते रहेंगे? इससे क्यों नहीं पीछे हटा जा रहा? नादिया बीबी, बात यह है कि बिल्कुल अमीर अब्बास साहब ने जैसे बात कही, और मैंने उसी को अभी जब मैंने अपनी बात कर रहा था तो मैंने यही कहा था कि 2 wrongs cannot make 1 right। बात उन्होंने भी वही बात की जो मैंने बात कही। देखें, बुराई को बुराई, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन लेसर इवल, ये गलत है। देखिए 3 शैतान होते हैं, जो बड़ा, दरमियाना और छोटा, और 7-7 कंकरियां जो है दीन में कहा गया है कि उनको मारी जाएं। और अगर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन लेसर इवल होता तो बड़े को 7, दरमियाने को 5 और छोटे को 3 कंकरियां जो है उसका हुक्म दिया जाता, लेकिन 7-7 बराबरी की कंकरियों का कहा गया। अब जो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम ये जा रहे हैं कि हम तब्दीली निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, और ये निज़ाम अब रुकेगा नहीं, क्योंकि दुनिया में जमहूरियतें जहां कामयाब हैं वहां जमहूरियतों का तुर्रा इम्तियाज नहीं है, वहां उनकी अदालत का कमाल है। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम पे जो अदलिया का निज़ाम है वो तकरीबन दुनिया के 140वें नंबर के ऊपर जो है वो हमारी अदलिया स्टैंड करती है। अब ऐसी सूरत में जहां अदलिया हमारी दुनिया में 140वें नंबर पे आ जाए तो फिर मुझे आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने लोगों को क्या बताएंगे? क्या जो है वो लोगों के, सियासतदानों के अलावा जो लोग हैं उनके लिए भी रातों को अदलिया खुलती है? क्या उनके लिए भी स्पेशल जो है वो गाड़ियां आती हैं? क्या उनको स्पेशल प्रोटोकॉल्स मिलते हैं? तो नहीं मिलते। तो हमें इन तमाम लेकिन आप ये भी बोल रहे हैं कि अदलिया को इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या अदलिया को आज पहली मर्तबा आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या माजी में अदलिया को इस्तेमाल नहीं किया गया है? क्या माजी में क्या खुद आपको याद नहीं है कि वो ब्रीफ केसों की चमक और वो BMW गाड़ियां, और वो फिर मैं अभी क्या बोलूं, और आज जो बड़े बड़े, मतलब बाबर रवान साहब से कौन बेहतर जानता है कि चमक कहां थी और कैसे थी? सही। तो अदलिया और सियासतदान, ये दोनों जो हैं इन्हीं को हम मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। अमीर फिर तो जी इसके अंदर एक और फैक्टर है। इसके अंदर फैक्टर यह है कि आपने जो पॉलिटिकल सेल कायम किया है जिस इंटेलिजेंस इदारे के अंदर, आपने उसको रिव्यू क्यों नहीं किया? बात तो यह है, आपके दरमियान में वो जब भुट्टो साहब ने वो इंटेलिजेंस के अंदर वो सेटअप बनाया था, उसको पॉलिटिकल सेल बनाया था। देखिए जैसे ऐसे ही है जैसे नादिया मिर्जा साहिबा जो है वो इस टाइम पे डॉन टीवी पे प्रोग्राम कर रही हैं, इसके लिए उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनको एक चार्टर ऑफ ड्यूटी दी गई है जिसके ऊपर वो अमल कर रही हैं। अब अगर कोई पूछे कि जी नादिया बीबी आप ये काम क्यों कर रही हैं, तो आप कहेंगे कि जी ये मेरा जो है वो मेरे वर्क है।
इसी तरीके से इंटेलिजेंस इदारे के अंदर पॉलिटिकल सेल बना के काम करवाना उनकी जिम्मेदारी है। अब मसला यहाँ यह है कि क्या पीटीआई अपना जो पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतें आई, उसके बाद 3 हुकूमतें मुस्लिम लीग की आई, 1 हुकूमत पीटीआई की आई, दरमियान में जो है वो दीगर हुकूमतें आई और फिर पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत आई। क्या किसी ने वो पॉलिटिकल सेल खत्म कर दिया? क्यों नहीं किया? बुराई करने के लिए, क्योंकि ये वो आपके पास हथियार है जो आपके पास अपने हाथ में हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपके मुखालिफ के पास चला जाए तो वो बहुत बुरा। ये काम ठीक है, पॉलिटिकल लोगों का है। पॉइंट टेकन एंड वी हैव वेरी लिटिल टाइम। आई वुड लाइक अमीर, पॉलिटिकल सेल खत्म करने से मामलात सही हो जाएंगे? महज एक पॉलिटिकल सेल खत्म करने से नहीं। ये पॉलिटिकल सेल खत्म करने से किसी हद तक ठीक फरमाने अब्दुल्ला साहब, लेकिन मामला अब पॉलिटिकल सेल से आगे जाके पॉलिटिकल एम्बिशंस तक चला गया, पॉलिटिकल इंटेंशंस, पॉलिटिकल विल पर चला गया। एक सेल है, मादी सूरत में स्ट्रक्चर्ड सेल है, ये कमरा है, इसके अंदर चंद लोग बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, आप डिमोलिश कर दें इसको। लेकिन मेरी नीयत में अगर ये चीज आ चुकी हो, मेरे रवैये में और मिजाज में आ चुका हो कि मैंने सियासत में शरारत करनी है, मेरी नीयत ये बन चुकी हो कि ये मुझसे छोटा है, मैं हूं असल में जानता कि कैसे चलाना है मुल्क को, इसको क्या पता, ये नवाज शरीफ को क्या पता, इमरान खान को क्या पता, ये जरदारी को क्या पता, मैं हूं अकले कुल, मैंने इसको बताना है कि कैसे चलना है। अगर मेरी नीयत में ये चीज चली गई है, मेरे मिजाज में, मेरे रवैये में ये चीज दाखिल हो गई, इसका क्या आप तोड़ निकालेंगे, इसका क्या हल निकालेंगे? वो सेल से बात ऊपर चली गई हुई है, वो सेल में वो पुरानी बातें थी। अब्दुल्ला साहब को ज्यादा पता है, अब आज सेल से आगे जा चुकी हूं। नियत को तब्दील होना होगा, तभी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, क्योंकि बात वही है, बड़ी खूबसूरती से बयान की मेरे दोनों मेहमानों ने कि बात सिर्फ सियासतदानों तक नहीं है, जे ये तमाम तर चीज़ें कंट्रोल होती हैं, वहाँ समझने की ज़रूरत है कि आज कोई भी ये क्यों कहता है कि आज फलाने की कबूलियत है, आज फलाने की कबूलियत नहीं, चाहे मकबूलियत ही क्यों ना हो। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं रखेंगे, जब तक ये इलेक्शंस जब होंगे, उसकी लेजिटिमेसी पर कोई ना कोई सियासी जमात भी और सिविल सोसाइटी भी और ह्यूमन राइट्स वॉच भी सवाल उठाती रहेगी। लोगों का हक है वोट देना, अपनी मर्जी से अपने लोगों को ऐवानों तक पहुंचाना, ताकि मुल्क के हालात, मुल्क की तकदीर भी बदले और ख़ुद उनके हालात भी बदल सकें। देखते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शंस तक क्या बहुत सारी जो शिकायत हमारे सामने हमें नज़र आ रही हैं, उसको हल करने में इलेक्शन कमीशन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा है, खुसूसन जब से ये अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्या वो इसको एक्सरसाइज करने में कामयाब होगा या नहीं? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।